गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे यहाँ पर जनरल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है। इससे पहले हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया था माइकोप्लाज्मा का। ये दूसरा सेकंड वीडियो है माइकोप्लाज्मा के लिए। तो इसमें हम जनरल कैरेक्टर माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बन जुड़ जाइएगा और ध्यान से समझिएगा कि जनरल कैरेक्टर में से कौन कौन से जो है प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। थोड़ा इधर देख लेते हैं पर ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी कि ये स्मॉलेस्ट सेल है ना, दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है, सबसे छोटी कोशिका वो कहलाती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है। सबसे छोटा जीव जो है अगर कहा जाए तो ये आपका माइकोप्लाज्मा ही होगा। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। एक कोशिकीय होता है और नॉन मोटाइल होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल। ठीक है जी। नॉन मोटाइल होता है। और इसकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें हम तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है ये? प्रोकैरियोटिक। कैसी सेल होती है ये? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल क्यों होती है ये? प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर देखिएगा कैसे, इसकी जो कोशिका होती है, इसकी जो सेल होती है, उस सेल के अंदर जो इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है या न्यूक्लियस जो होता है इसका, वो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर इंसिपिएंट होता है। इस तरीके से पड़ा होता है। ठीक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। जो जैसे कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है ना, इससे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो माइकोप्लाज्मा को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं। ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है माइकोप्लाज्मा। दूसरी चीज, इसके बारे में अगर हम और भी चर्चा करें तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा है? इसके अंदर इंसिपिएंट पड़ा हुआ है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस इंसिपिएंट पड़ा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए भी हम इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं। ठीक है। इसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। इसका डीएनए भी न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी सेल बाउंड ऑर्गेनेल इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं इसके अंदर वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से मतलब है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है। गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ये सब क्या होते हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल क्या होते हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना है, ये होते हैं एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कॉलोनी की बात करें तो इसकी कॉलोनी जो होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी कॉलोनी कैसी होती है भाई। इसकी कॉलोनी कैसी होती है? तो इसकी कॉलोनी की बात करें तो इसकी कॉलोनी होती है तले हुए अंडे के समान। तले हुए अंडे जो होते हैं, जब तले हुए अंडे होते हैं, अंडे को जब तल दिया जाता है तो वो कैसा होता है? ब्राउन ब्राउन इस तरह ना। तो वैसा यहाँ पर कॉलोनी हमें दिखाई देती है, तले हुए अंडे के समान इसकी कॉलोनी जो है वो दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। गोलाकार कॉलोनी इसके अंदर पाई जाती है। इसकी कॉलोनी कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है। अंडाकार हो सकती है, अंडाकार। अंडाकार यानी कि ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्फेरिकल, राउंड, या इसको बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल। ठीक है। इसको बोलते हैं ओवल शेप, ओवल। ठीक है। और तले हुए अंडे के समान ये दिखाई देती है। ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो कॉलोनी है इस तरह की हमें दिखाई देती है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, अगर इसकी साइज की आपसे बात पूछी जाए कि साइज जो होती है वो किस प्रकार की होती है इसकी,
इसकी जो साइज होती है वो किस प्रकार की होती है। तो साइज के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका साइज जो होता है वो होता है इसका 100 nm से, 100 nm से लेकर 500 nm इस कॉलोनी का साइज होता है। यहाँ पर 100 nm से लेकर 500 nm की कॉलोनी यहाँ पर बनती है। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सोइल के अंदर पाए जा सकते हैं आपको, ठीक है। सोइल के अंदर यानी कि मृदा के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो है सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनके अंदर पाए जा सकते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सेप्रोफाइट होते हैं ये, ठीक है, सोइल के अंदर पाए जा सकते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर पाए जाते हैं, सड़े गले, याद रखना है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के ऊपर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सीवेज वाटर होता है हमारा, सीवेज वाटर, सीवेज वाटर होता है, जो वाहित मल होता है नालियों के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर, एनिमल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं एनिमल के अलावा, एनिमल के अलावा कहाँ पर हो सकते हैं प्रेजेंट, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सब जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इन जगहों पर ये हमें मिलते हैं। इनकी आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति किस प्रकार की होगी, अगर हम आकृति की यहाँ पर बात करें तो इनकी जो आकृति है वो किस प्रकार की होगी। देखिएगा, इनकी जो आकृति है, आकृति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, शेप की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो शेप होती है वो अनिश्चित होती है। शेप कैसी होती है, अनिश्चित, ठीक है ना, अनियमित होती है, कोई मतलब नहीं होता उसका, अनियमित या अनिश्चित होती है, किसी भी प्रकार की ये साइज का हो सकता है, अनिश्चित होती है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है ना। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसको कट गया है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। शेप होता है यहाँ पर अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब है कि कोई साइज का कोई स्पेसिफिक प्रकार नहीं है कि ये उसी प्रकार का पाया जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक बोला जाता है जो चीज जो है ना बहुरूपी होती है, मतलब जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, उसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे, पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ये होते हैं पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक प्रकार के जो है जीव होते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुरूपी ये जीव होते हैं। और शेप इनकी अनिश्चित है, तो ये इनका आकार भी किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि ये स्फेरिकल हो सकता है, गोलाकार, किस तरह का होगा, गोलाकार, ये गोलाकार हो सकता है, गोलाकार आकृति में हो सकता है, इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल, ठीक है। इसके अलावा ये फिलामेंटस हो सकता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर में हो सकता है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, फिलामेंटस, ज्यादातर इसी में मिलता है हमें ये फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर में हो सकता है। स्टेलेट यानी कि ताराकृति, ताराकार जैसा, तारे के जैसा भी हो सकता है ये, इस तरीके का हो सकता है ये स्टेलेट, इसको कहा जाएगा स्टेलेट, यानी कि ताराकृति जैसा, ठीक है, स्टेलेट, ठीक है। इसके अलावा ये कोकोइड जो चेन होती है उस तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर में, चेन नुमा स्ट्रक्चर में हो सकता है ये, इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी पाई जा सकती है। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर में मिल सकता है, पॉलीमॉर्फिक जीव है, बहुरूपी जीव है, अलग अलग रूप ये धारण करता रहता है, तो इसको बोलते हैं कोकोई चेन या कोकी चेन, कोकी चेन, ठीक है ना, कोकोइड स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, इसको बोला जाता है इरेगुलर, इरेगुलर बॉडी, इरेगुलर बॉडी, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी जो ये शेप और आकृति होती है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसकी डिपेंडेंसी होती है, ये डिपेंड करती है जिस संवर्धन माध्यम में, जिस कल्चर माध्यम में इसको उगाया जा रहा है, डिपेंड ऑन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, जो आकृतियां है इसकी, ये आकृतियां डिपेंड करती है किसके ऊपर, कल्चर मीडियम के ऊपर, ठीक है। एक खास बात इसकी होती है कि इसको ग्रो होने के लिए किसी भी प्रकार के, जिस तरह से वायरस को ग्रो होने के लिए
बैक्टीरियल सेल की जरूरत होती है, इसको किसी भी प्रकार के सेल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसे सेल फ्री मीडियम पर ग्रो किया जा सकता है। इसका जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है सेल फ्री मीडियम पर, सेल फ्री मीडियम पर ग्रो किया जा सकता है, जबकि ये रोग कारक है लेकिन फिर भी इसे कोशिका रहित माध्यम में उगाया जा सकता है। ठीक है ना, उगाया जा सकता है बिल्कुल इजी वे में, इसे कोशिका रहित माध्यम के अंदर उगाया जा सकता है जहां पर किसी प्रकार की कोई कोशिका की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हालांकि रोगजनक है, इन्फेक्शियस जीव है, इन्फेक्शन करके उगता है, लेकिन ये बैक्टीरिया की तरह उगता है। जिस तरह से बैक्टीरिया को बिना किसी कोशिका के उगाया जा सकता है, तो इसे भी विदाउट सेल फ्री, मतलब विदाउट सेल मीडियम उगाया जा सकता है, यानी कि सेल फ्री मीडियम में इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने इसको सेल प्लेट्री प्लेट पे उगा दिया है, ग्रो कर दिया है, ग्रो कर दिया आपने पेट्री प्लेट पर। अब अगर आप इसको गलती से इस मीडियम को कर दे तनु, यानी कि इसको पानी दे दें, डाइल्यूट कर दे पानी डालकर इस मीडियम को, आपने इसको सेल फ्री मीडियम पर उगा दिया और ये माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं जो है यहाँ पर इन्होंने कॉलोनी बना ली। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वाटर अगर मिला दें, क्या मिला दें इसके अंदर, वाटर अगर इसके अंदर मिला दें और इसको कर दें डाइल्यूट, वाटर मिलाकर क्या कर दें, इसको डाइल्यूट कर दें, तो डाइल्यूट करने पर ये जो सेल होंगी ना, ये सेल हो जाएंगी भ्रष्ट, फूल जाएगी, स्वेल होंगी, सेल क्या होंगी, सेल होंगी स्वेल, और स्वेल होकर क्या हो जाएंगी, ये भ्रष्ट हो जाएंगी, है ना, भ्रष्ट हो जाएंगे और ये फट जाएंगे। फट जाने से ये जो माइकोप्लाज्मा है ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा इसको लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो नहीं किया जाता, सॉलिड मीडियम पर इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बनता है और उसकी वजह से ये क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमने पिछली बार बात की थी कि इसके लिए कार्बन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको चाहिए होता है। अगर जहाँ पर कार्बन सोर्स ज़्यादा है वहाँ पर ये बड़ी इजीली से उग जाता है। उसके अलावा इसको स्टीरोल, वृद्धि के लिए स्टीरोल की आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए इसको चाहिए होता है स्टीरोल। क्या चाहिए होता है इसको, स्टीरोल चाहिए होते हैं। स्टीरोल जो है अगर इसको दे दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये वृद्धि करेगा। ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अगर उसकी बात करेंगे हम, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर स्ट्रक्चर होती है और उस ट्राई लेयर स्ट्रक्चर में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है इसके अंदर, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इसके अंदर लाइपोप्रोटीन भी उपस्थित होती है, लाइपोप्रोटीन भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, तो इस सेल के बाहर का जो आवरण है वो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल इसके ऊपर अनुपस्थित होती है। ठीक है ना, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, लाइपोप्रोटीन। एक तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और दूसरा इसके अंदर लाइपोप्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की ही बनी होती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें, शेप की अगर बात आ जाए तो स्फेरिकल होता है, फिलामेंटस होता है, ताराकार होता है, कोकोई हो सकता है, और इरेगुलर शेप हो सकती है, इरेगुलर, है ना, अनियमित आकार इसका हो सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखें। हम इसके बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। देखिएगा, ये जो है ना मर्तोपजीवी है, हमें पता है कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना जो है जीवन यापन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट प्रकार का जीव होता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेप्रोफाइट से। या फिर ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट यानी कि पैरासाइट यानी कि परजीवी, और सेप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है कि सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये अपना जीवन यापन करता रहता है। ठीक है ना, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ है उनके ऊपर अपना जीवन यापन करता है। और दूसरा पैरासाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है। इसकी जो सेल वाल होती है वो अनुपस्थित होती है, मैंने बता दिया आपको। इसकी जो सेल वाल है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है यहाँ पर सेल वाल। सेल वाल अनुपस्थित होने के कारण ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं भाई,
ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव क्योंकि देखो जो ग्राम स्टेन होता है ना, वो बैक्टीरिया को स्टेन करने में काम आता है। जीवाणु को स्टेन करने में क्या काम आता है, ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ग्राम स्टेनिंग, जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग के समय ये जो इसकी सेल वाल होती है वो स्टेन होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, यहाँ पर स्टेन होती है। अब ये बैक्टीरियल सेल वाल जब स्टेन होती है यहाँ पर, तो स्टेनिंग की वजह से, यहाँ पर जो स्टेनिंग होती है उस स्टेनिंग की वजह से ये हमें रंगीन दिखाई देती है, मतलब कलरफुल दिखाई देती है, जैसे कि बैंगनी कलर की दिखाई देती है। लेकिन अगर ये हो ही नहीं, जब ये हो ही नहीं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको बोलते हैं जब वो सेल वॉल उसकी क्या हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, पर्पल कलर की। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको बोलते हैं जिसमें कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस हमें बैक्टीरिया दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सेल वाल अनुपस्थित है, तो सेल वाल अनुपस्थित है तो वो स्टेनिंग नहीं लेता है, नहीं लेने की वजह से कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि हमसे पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना है कि ये ग्राम नेगेटिव होता है। कैसा होता है भाई, ग्राम नेगेटिव होता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिएगा आगे देखते हैं इसको हम। तो इसके अंदर अगर सेल वॉल अनुपस्थित है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए दोनों। डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी, डीएनए प्लस आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत से सोचते होंगे कि भाई बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया जैसा है तो डीएनए उपस्थित होगा, आरएनए यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये डीएनए की जो मात्रा होती है इसके अंदर 4 से 8% होती है, और आरएनए की मात्रा होती है 8 से 16%। दो अमाउंट आप याद रखना, 4 से 8 वाला। 4% इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए होता है 8%। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि आरएनए की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है डीएनए की अपेक्षा। डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है जबकि आरएनए जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर जो है 70% 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब आरएनए प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, आरएनए हमें मिल रहा है, तो आरएनए के साथ साथ क्या होगा, राइबोसोम भी जरूर डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर 70s प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो है किसी भी एंजाइम के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी एंजाइम हो, एंजाइम के प्रति कोई सेंसिटिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि नो एंजाइम सेंसिटिविटी, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, यानी कि कोई भी एंजाइम अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो एंजाइम के प्रति क्या होते हैं, एंजाइम के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। एंजाइम के प्रति क्या नहीं होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये नोट्स भी बनने हैं आपके, साथ ही उतारते जाइएगा, इनको एक साथ लिख लीजिएगा, है ना। एंजाइम के प्रति क्या नहीं होते, सेंसिटिव नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है कि अगर माइकोप्लाज्मा को कोई नाम दे देगा, एंजाइम दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि माइकोप्लाज्मा को लाइपेज एंजाइम दे देंगे तो क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। एंजाइम के प्रति क्या होते हैं, अधिकतर एंजाइम जो होते हैं, किसी भी प्रकार का एंजाइम हो वो दिया जाए तो सेंसिटिविटी शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि सेल वॉल, जो सेल वॉल को, अच्छा यहाँ एंजाइम भी वही देना है जो सेल वॉल को काटता हो, जो सेल वॉल के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, सेल वॉल के लिए नुकसानदायक हो। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नुकसानदायक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिएक्टिव एंजाइम्स को देंगे तो फिर वो एक्टिविटी शो करेगा, सेंसिटिविटी शो करेगा। तो एंजाइम, कौन से एंजाइम, जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं या सेल वॉल के ऊपर रिएक्शन करते हैं, ऐसे एंजाइमों के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, सेल वॉल पर क्रिया करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो इस पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान है। ठीक है, इसी प्रकार से सेल वॉल के ऊपर एक्टिविटी करने वाले एंटीबायोटिक ड्रग, सेल वॉल पर जो क्रिया दर्शाने वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं, सेल वॉल पर जो एक्टिविटी शो करते हैं एंटीबायोटिक, सेल वॉल पर जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करते हैं,
ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये क्वेश्चन बहुत सी बार छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि किसका प्रभाव माइकोप्लाज्मा पर नहीं होता है। तो उनके नाम है जैसे कि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का काम क्या होता है? पेनिसिलिन का काम होता है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं बनने देना। पेनिसिलिन का एक काम होता है, ठीक है ना। इसलिए घातक एंटीबायोटिक होती है। तो ये पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वो वेनोमाइसिन, वेनो वेनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन, इनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। एक और है सेफे से सेफ्यूलोरिडीन, सेफ्यूलोरिडीन, इनका ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। ये ध्यान रखना है, कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब ये और तो नहीं पूछी जाएगी। मेन चीज जो पूछने वाली है वो क्या है? वो है आपकी इसके अंदर जो पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा कि पेनिसिलिन पेनिसिलिन अगर माइकोप्लाज्मा को दी जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। और जो सेल वॉल नहीं होती तो ये एक्टिविटी भी शो नहीं करता है। ठीक है। अब जैसे कि कुछ दूसरी एंटीबायोटिक होती है, तो सेल वॉल वाली एंटीबायोटिक होगी जो सेल वॉल पर रिएक्ट करती है। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने वाली जो भी एंटीबायोटिक होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर प्रभाव दर्शाने वाली, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर प्रभाव दर्शाने वाली जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक जैसे कि हम बात करें यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरेम्फेनिकोल हो गया, है ना। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल, ये ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है सेल के अंदर, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कि उनको उनके ऊपर प्रभाव दर्शाती है अपना। ठीक है। तो ऐसी जो एंटीबायोटिक अगर हम देंगे उसको, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है, तो ये उसके ऊपर घातक प्रभाव दर्शाएगी। कैसे प्रभाव दर्शाएगी? घातक प्रभाव शो करेगी। ठीक है ना, घातक प्रभाव शो करेगी। और जो एंटीबायोटिक हम इसको देंगे जो सेल वॉल के प्रति निष्क्रिय होती है, सेल वॉल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसी एंटीबायोटिक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। है ना। तो ये थी जनरल कैरेक्टर, कुछ सामान्य जानकारी जो रिलेटेड थी किससे, सेल वॉल से ज़्यादा रिलेशन रखती है ये। और ये जनरल कैरेक्टर हो गए हमारे माइकोप्लाज्मा के। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन की। ठीक है। तो गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।